करता हूँ आप ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन पॉइंट पर। पहले तो दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, बीच में बहुत दिनों जो है गैप हो गए थे, किसी कारणवश जो है वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। आज से वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और चलिए देखते हैं घटना चक्र के प्रति दृष्टि करंट अफेयर के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन एवं प्राकृतिक आपदाओं के सेक्शन को आज कवर करेंगे, जिससे क्वेश्चंस हाल फिलहाल में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें बनने की संभावना जो है काफ़ी ज़्यादा है। चलिए देखते हैं हंगरी में राष्ट्रपति चुनाव 2022। दस मार्च 2022 को हंगरी में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ था और इस चुनाव में कैटलिन नोवाक देश की प्रथम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। कैटलिन नोवाक को पद ग्रहण करने के उपरांत वे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी हैं या बन जाएंगी और वे 2020 से 21 के दौरान हंगरी के परिवार मामलों की मंत्री थी, अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली अफेयर्स की मंत्री थी, जो अभी हाल ही में हंगरी की राष्ट्रपति बनी है और हंगरी की राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाली पहली महिला है। चलिए अगला देखते हैं कनाडा संघीय चुनाव 2021। 20 सितंबर 2021 को जस्टिन ट्रूडो जो लिबरल पार्टी से संबंधित है, ये 338 में से 158 सीटों के साथ जीत हासिल की। हालांकि 338 सीटों वाले हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी बहुमत 170 सीटें हासिल नहीं कर पाई। 49 वर्षीय जस्टिन ट्रूडो लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने वाले कनाडा के 8वें नेता और दूसरे सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बन गए हैं। 8वें नेता और दूसरे सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बन गए हैं और इस चुनाव में कुल 17 सीट, ये इंपॉर्टेंट है कि ये पूछ सकता है कि कनाडा में हुआ हाल ही में जो चुनाव हुआ था उसमें कितनी सीटों को भारतीय वंशियों ने जीता है, जीत दर्ज की है, तो ये हो जाएगा आपका जो आंसर है 17 सीटों भारतवंशियों ने जीता था। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देखते हैं मोरक्को में संसदीय चुनाव 2021। 10 सितंबर 2021 को परिणाम 10 सितंबर 2021 को घोषित संसद चुनाव परिणामों में अजीज अखनौच की पार्टी नेशनल रैली ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टी ने 395 में से 102 सीटें हासिल की। 10 सितंबर 2021 को मोरक्को के शाह मोहम्मद ने अजीज अखनौच को देश का नया प्रधानमंत्री घोषित किया। 7 अक्टूबर 2021 को अजीज अखनौच ने मोरक्को के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अगला देखिए अफगानिस्तान में तालिबान का धार्मिक कट्टरपंथी शासन। 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में तालिबान ने तख्तापलट करते हुए वहाँ की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को हटाकर स्वयं सत्ता हासिल कर ली थी। और ये हुआ था कब था, ये जो है ये सारी घटनाएं 15 अगस्त 2021 को हुई थी। चलिए अगला देखते हैं अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी स्वयं अपना बचाव करते हुए मुल्क से फरार हो गए और इस तख्तापलट का सबसे जाहिर कारण था अमेरिकी सेनाओं की अफगानिस्तान की ज़मीन से वापसी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अफगानिस्तान की ज़मीन से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया को शुरू की थी और इसके पहले तालिबान ने अफगानिस्तान में 1996 से लेकर के 2021 तक शासन किया था, पर उस दौरान अमेरिकी और नाटो सैनिकों से अफगानिस्तान की सरजमी मुस्तैद नहीं थी। अगस्त 2021 में भारत के पास एक माह के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता थी। ये पूछ सकता है कि किस महीने के लिए भारत जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना था, तो याद रखिएगा अगस्त महीना, पूरे अगस्त महीना 2021 के लिए भारत जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाल रहा था। और इस अध्यक्षता के दौरान भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन को साथ लेकर सुरक्षा परिषद के कुल 13 देशों, जिसमें रूस चीन इसमें शामिल नहीं थे, इनके साथ एक प्रस्ताव 2593 2021 से पूछ सकता है कि किस प्रस्ताव को पारित किया गया था, तो 2593 प्रस्ताव को पारित किया गया था, जिसमें तालिबान को आतंकी समर्थक संगठनों की सूची से मुक्त कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए जाम्बिया में राष्ट्रपति चुनाव 2021। 12 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति पद के लिए जाम्बिया में संपन्न हुए चुनाव में यूनाइटेड पार्टी फॉर नेशनल डेवलपमेंट के होकाइडो हिचिलेमा ने 69.2% मत प्राप्त करके राष्ट्रपति इनको निर्वाचित किया गया और उन्होंने निर्वाचित राष्ट्रपति एडगर लुगू
उन्होंने निर्वाचित राष्ट्रपति एडगर लुगु को पराजित किया था। एडगर लुगु को 38.71% मत मिला था। अगला देखिए, ईरान में राष्ट्रपति चुनाव 2021। 3 अगस्त 2021 को अमातुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी ने आधिकारिक तौर पर 8वें राष्ट्रपति के रूप में हसन रूहानी का स्थान लिया। ध्यातव्य है कि 18 जून 2021 को संपन्न हुए ईरानी राष्ट्रपति चुनाव में इब्राहिम रईसी ने 72% से अधिक मत प्राप्त करने के साथ ही ये जीत हासिल की थी। और इब्राहिम रईसी मार्च 2019 से ईरान के मुख्य न्यायाधीश थे, जिन्हें जो है 2021 में ईरान का राष्ट्रपति चुना गया। अगला देखिए, सीरिया में राष्ट्रपति चुनाव 2021। 26 मई 2021 को राष्ट्रपति पद के लिए सीरिया में संपन्न हुए चुनाव में बशर अल असद को 95.19% मतों के साथ चौथी बार राष्ट्रपति चुना गया है। और राष्ट्रपति पद के लिए अन्य उम्मीदवार महमूद अहमद मुराई या अब्दुल्ला सलमून थे, जिन्होंने क्रमशः 3.31 और 1.5% मत प्राप्त किया। और आपको बता दें कि बशर अल असद 2002 से सीरिया के राष्ट्रपति हैं। वियतनाम की विधायी चुनाव 2021 की बात करें तो 23 मई 2021 को वियतनाम की राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली के सदस्यों को चुनाव के लिए चुनने के लिए चुनाव संपन्न कराया गया था, जिसमें गुयेन फुट रोग के नेतृत्व वाली वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी को कुल 500 सीटों में से 485 सीटें प्राप्त हुई, जबकि निर्दलीय सदस्यों को 14 सीटें प्राप्त हुई तथा 1 सीट रिक्त रहा। अगला देखिए, जिबूती में राष्ट्रपति चुनाव 2021। 9 अप्रैल 2021 को संपन्न जिबूती के राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति इस्माइल उमर गुलेह 5वीं बार राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचित हुए। गुलेह को कुल पड़े वैध वोटों का 97.30% मत प्राप्त हुआ, जबकि उनके प्रतिद्वंदी जकारिया इस्माइल फराह को मात्र 2.70% मत मिला था। और आपको बता दें कि गुलेह 1999 से ही जिबूती के राष्ट्रपति हैं। 1999 से ही जिबूती के राष्ट्रपति हैं। चलिए अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आपदाओं वाले सेक्शन को देखते हैं। पहला देखिए, प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी करने वाला ऐप। 30 अगस्त 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस सूचना को साझा किया। IIT रुड़की द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा इसके साथ मिलकर के इस ऐप का निर्माण किया गया है। ऐप संभावित प्राकृतिक आपदा के प्रति पहले ही चेतावनी जारी कर देगा और यह प्रत्येक क्षेत्र में होने वाली वर्षा की मात्रा के बारे में भी सूचित करेगा, ताकि समय पूर्व जो है प्रबंधन किया जा सके। अगला देखिए, हैती में भूकंप। 14 अगस्त 2021 को हैती में रिएक्टर स्केल 7.2 तीव्रता का भूकंप आया था और इस भूकंप का केंद्र हैती की राजधानी पोर्टो प्रिंस में 125 किलोमीटर पश्चिम में था। 2010 में यह 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें लगभग 30,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। अगला देखिए, फुकुतोकु ओकानाबो ज्वालामुखी। जापान के मिनामी इवा जीमा द्वीप के 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में यह ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में अवस्थित एक अंतः समुद्री ज्वालामुखी है। इसका शीर्ष समुद्री सतह से लगभग 29 मीटर नीचे है। इस ज्वालामुखी में 12 अगस्त 2021 को जापानी उपग्रह हिमावारी 8 द्वारा उद्गार का पता चला था। और इसके पूर्व इस ज्वालामुखी में उद्गार कब हुआ था? 2010 में हुआ था। अगला देखिए, माउंट मेरापी। 9 अगस्त 2021 को इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर यह ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। इस प्रस्फोट को मेरापी का सबसे बड़ा लावा प्रवाह माना जा रहा है। माउंट मेरापी को इंडोनेशिया का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी भी माना जाता है। ये देखिए, ऐसे पूछ सकता है कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में है, तो आपको पता होना चाहिए। याद रखिएगा कि माउंट मेरापी इंडोनेशिया का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। चलिए अगला देखते हैं, अलास्का में ज्वालामुखी विस्फोट। अगस्त 2021 में यहाँ स्थित 3 ज्वालामुखियों में विस्फोट की घटना दर्ज हुई थी। पावलोक ग्रेट सिटिकन एवं अल्यूशियन द्वीप में स्थित सेसियोपेनाय ज्वालामुखी शामिल है। पावलोक ज्वालामुखी 1980 के बाद अलास्का के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। अगला देखिए, तुर्की में सी स्नॉट का प्रकोप।
जून 2021 में काला सागर को एजियन सागर से जोड़ने वाली तुर्की के मरमरा सागर में सी स्नॉट का प्रकोप देखा गया। सी स्नॉट क्या है, ये भी पूछ सकता है कि सी स्नॉट होता क्या है। तो देखिए बता रहे हैं कि सी स्नॉट या समुद्री लासा ये प्राकृतिक तौर पर बनने वाला धूसर या हरे रंग का कीचड़ पंख जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि समुद्री स्लेश में है, जो शैवालों में पोषक तत्वों की अति प्रचुरता के कारण मुख्यतः वैश्विक उष्मन, जल प्रदूषण, घरेलू और औद्योगिक कचरे के समुद्र में अनियंत्रित निर्मोचन आदि की वजह से होने वाला गर्म मौसम होता है। मतलब आपको बता दें कि जब नदी या समुद्र में जो है वहाँ पोषण तत्वों की या पोषण पदार्थों की मात्रा जो बहुत अधिक बढ़ जाती है, जो स्थलीय भाग से नदियों में या समुद्रों में प्रवाहित होते हैं, तो ये यहाँ पे शैवाल रूपी जो है वो शैवाल ये चिपचिपे पदार्थ का निर्माण करते हैं और ये तट पे ये क्या बोलते हैं जो है तटों के किनारे जाकर वो निक्षेपित होते रहते हैं और जिससे तट जो है ना एकदम चिपचिपा और बिल्कुल हरा ब्लैक या हरा या काला जो है चिपचिपा पदार्थ से बिछ जाता है। इसी को जो है ये कीचड़ पंख या फिर ये सी स्नॉट कहा जाता है। आपको बता दें कि वह प्रक्रिया जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व, देखिए वह प्रक्रिया जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व मुख्यतः जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस पानी के स्रोत में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से शैवालों की अत्यधिक वृद्धि होने लगती है और यूट्रोफिकेशन कहलाता है। जाहिर सी बात है कि समुद्रों में या नदियों में जो है पोषक पदार्थों की मात्रा बढ़ने से शैवालों की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि उन्हें पोषक पदार्थ जैसे नदियों में बढ़ेगा, शैवालों की वृद्धि के लिए अभी से उनके नए शैवालों के उत्पन्न होने के लिए अधिक पोषक पदार्थ मिलेंगे, जिससे नदियों में जो है शैवालों का स्तर बढ़ जाएगा। ठीक है, और यह समुद्र की सतह के साथ साथ सतह से 80 से 100 फीट नीचे की ओर भी प्रसारित हो गया, जो और भी नीचे पहुंच करके समुद्र तट को ढक सकता है। चलिए अगला देखते हैं, माउंट सीनाबाग ज्वालामुखी इंडोनेशिया के सुमात्रा प्रांत में अवस्थित इस ज्वालामुखी पर्वत में 6 मई 2021 को विस्फोट हुआ था। विस्फोट के उपरांत धुआं और राख 3 किलोमीटर ऊंचाई तक फैल गया था। यह ज्वालामुखी 400 वर्ष बाद 2010 से सक्रिय है। इंडोनेशिया प्रशांत महासागर से लगे रिंग ऑफ फायर का भाग है, जहाँ पे विश्व के लगभग 75% से अधिक अर्थात 75% से 90% तक भूकंपीय घटनाएं जो हैं वह प्रशांत महासागर में स्थित रिंग ऑफ फायर में ही आती है। अगला देखिए, चक्रवात तौकते। मई माह में भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर से उत्पन्न उष्णकटिबंधीय चक्रवात तूफान तौकते आया, जिसका लैंडफॉल क्षेत्र गुजरात रहा। तौकते तूफान में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अत्यधिक गंभीर चक्रवात की श्रेणी में इसे शामिल किया गया था। इसकी जो गति है वो 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो गुजरात के तट से टकराया था। और आपको बता दें कि पिछले 23 वर्षों में यह पश्चिमी तट पर आने वाला सबसे भयानक तूफान है। और इसका नामकरण पूछ सकता है कि तौकते तूफान का नामकरण किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा कि इसका नामकरण म्यांमार द्वारा किया गया था, जिसका मतलब क्या होता है, शोर करने वाली छिपकली। अगला देखिए, यास तूफान। मई 2021 में तौकते तूफान के बाद भारत के पूर्वी तट और बांग्लादेश के दक्षिण में यास तूफान आया। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न इस तूफान ने ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों को प्रभावित किया। भारतीय मौसम विभाग IMD ने इस तूफान को अत्यधिक गंभीर श्रेणी में रखा है और इसका नाम ओमान द्वारा सुझाया गया था। इसमें ये भी पूछ सकता है इस वाले में यास तूफान में कि यास तूफान का नामकरण किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा कि इसका नामकरण ओमान द्वारा किया गया था, जिसका मतलब क्या होता है, जैस्मीन होता है। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड, ये अभी हाल ही में किसी एग्जाम में जो है पूछा गया था कि A76 है क्या, तो याद रखिएगा 20 मई 2021 को दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग हिमखंड A76 आर्कटिक से टूट करके अलग हो गया, जो 4320 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ था। याद रखिएगा कि A76 क्या है। आर्कटिक से टूटकर अलग हुआ हिमखंड A76 बेडेल सागर में स्थित रान आइस शेल्फ से अलग हुआ था। हिमखंड के टूटने के बारे में जानकारी सर्वप्रथम यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपने सैटेलाइट के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर दी थी। और आपको बता दें कि 2020 में A63A हिमखंड को साउथ जॉर्जिया द्वीप से टकराने के पश्चात उसके आसपास मिलने वाले जीवों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया था, परंतु 2021 में यह पिघल गया था। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज से जो है वीडियो जो है कंटिन्यू पर डे आता रहेगा,
और एग्ज़ाम की दृष्टि से अभी जो भी एग्ज़ाम परीक्षाएँ होने वाली हैं, उनको ध्यान में रखते हुए एमसीक्यू डिस्कशन किया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।